हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स केयर विद इंदू। आई होप कि आप सब ठीक हो और अपने बेबी का और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आई एम इंद्रानी एंड आई हैव ए बेबी गर्ल और मेरा सी सेक्शन हुआ है, मतलब सिजरियन डिलीवरी हुआ है मेरा। और आज मैं इसी बारे में बात करूंगी कि आफ्टर सी सेक्शन एक मॉम को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, मैंने अपना ध्यान कैसे रखा था, हमें आफ्टर सी सेक्शन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हम ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन मॉम्स के लिए जिनका सी सेक्शन हुआ है। आफ्टर सी सेक्शन हमें अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में जब एक नया मेहमान आता है, जब बेबी घर में आता है, तब हम सब लोग बेबी का ध्यान रखने में जुट जाते हैं कि बेबी को कोई तकलीफ ना हो। हम लोग अच्छे से बेबी का ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन आपका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपका खुद का उतना ही ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो हो सकता है कि 1 महीने में या 2 महीने में आप रिकवर हो जाओ, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको रिकवरी होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक स्वस्थ माँ ही अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से रख सकती है, तो इसलिए आपको अपना ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि आप अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रख सको। तो इसलिए सी सेक्शन हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, मैं अपना ध्यान कैसे रखती थी, आज इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आफ्टर सी सेक्शन आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जब अपने बेबी को लेके आप घर आ रहे हो हॉस्पिटल से, तो आपके डॉक्टर ने आपको जो भी बोला है वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और वही आपको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर ने आपका सिजेरियन डिलीवरी किया है, आपको बेबी दिया है, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि जब आप घर आ जाओगे, आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि ये करो वो मत करो, या डॉक्टर ने जो बोला है आपको वही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बोलने वाले भी लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना होगा, थोड़ा सा अनसुना करना होगा। आपके डॉक्टर ने आपको जो भी बोला है वो सब कुछ आपको मान के चलना पड़ेगा और यही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको ऑपरेट किया है तो उनको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए आपके डॉक्टर आपको जो भी बोले आपको वही मानना पड़ेगा। आपके आसपास के लोग आपको जो बोल रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए आपको अनसुना करके ही चलना पड़ेगा। सेकेंडली, जिस जगह पे स्टिचेस है उस जगह पे पानी ना जाए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस जगह पे पानी चला गया तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स आपको बार बार बोलेंगे कि जिस जगह पे स्टिचेस है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, उस जगह पे बिल्कुल भी पानी ना जाए। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जगह पे पानी ना जाए। मेरा सिजेरियन डिलीवरी हुआ है और वो गर्मियों में हुआ था, तो मुझे नहाने का बहुत मन करता था। तो आई एम श्योर कि जिन लोगों का गर्मियों में सी सेक्शन हुआ है उनको भी नहाने का बहुत मन करता होगा घर पे आके। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 वीक्स तक मना किया था कि मैं वहाँ पे पानी ना दूँ। स्टिचेस के ऊपर पानी अगर चला गया तो हार्मफुल हो सकता है, तो 3 वीक्स तक मैंने वहाँ पे पानी जाने नहीं दिया, बहुत ध्यान रखा था अपना उस टाइम पे। तो लेकिन फिर भी ऐसा तो लगता ही है कि मैं नहा लूँ, गर्मियाँ है बहुत। तो आप नहा सकते हो, कैसे मैं आपको बताती हूँ। आप चेयर पे बैठ जाओ, जैसे पार्लर वगैरह में आपको शैम्पू करवाते हैं वैसे आप शैम्पू कर सकते हो, लेकिन हाँ आप खुद नहीं कर सकते हो, किसी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में हुआ था, मेरी माँ मुझे नहला देती थी, मैं ऐसे चेयर पे बैठती थी और पीछे ऐसे सिर करती थी और मेरी माँ जैसे पार्लर में शैम्पू करवा देते हैं वैसे शैम्पू करवा देती थी मेरे बालों को। फिर मुझे स्पॉन्ज बाथ दे देती थी, जैसे हम बच्चों को स्पॉन्ज बाथ देते हैं ठीक वैसे ही आप खुद स्पॉन्ज बाथ ले सकते हो। हाँ, अपने आप नहीं ले सकते हो, आपको हेल्प चाहिए होगी, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि स्पॉन्ज बाथ लेते टाइम भी जरा सा भी पानी स्टिचेस में ना जाए। तो अगर गर्मियों में सी सेक्शन हुआ है तो आप ऐसे नहा सकते हो, स्पॉन्ज बाथ ले सकते हो, लेकिन ध्यान से कि स्टिचेस में पानी ना चला जाए। और अगर विंटर में है तो आपको हर रोज़ स्पॉन्ज बाथ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2-1 दिन बाद स्पॉन्ज बाथ ले सकते हो, बट बहुत ध्यान से, ताकि स्टिचेस में पानी ना चला जाए। मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 वीक्स तक पानी लगाने के लिए मना किया था। आपके डॉक्टर ने आपको जितने दिन बोला है कि आप स्टिचेस में पानी नहीं लगा सकते हो, उतने दिन तक आपको स्टिचेस में पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
गर्मियों में एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्टिचेस की जगह को ड्राई रखो, वहाँ पे पसीना या पानी ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गर्मियाँ होती है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है, तो इसलिए कोशिश करो कि गर्मी के टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ैन के नीचे रहो या फिर एसी में रहो, मतलब ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे आपको ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्वेटिंग होगी तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए खास करके गर्मियों में आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी कूल जगह पे ही रहो, ताकि आपको ज़्यादा स्वेटिंग ना हो और स्टिचेस की जगह पे पानी ना जाए। इस बात का तो हमें और भी ज़्यादा खास ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपके डॉक्टर आपको जब से बोले कि आप वॉक कर सकते हो, तब से आप धीरे धीरे वॉक करना शुरू करो। वॉक मतलब आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आप जोर जोर से एक्सरसाइज वाला वॉक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। धीरे धीरे आप वॉक कर सकते हो। वैसे भी सी सेक्शन के बाद हमें ऐसे पकड़ के वॉक करवाया जाता है धीरे धीरे, ताकि अच्छे से ठीक हो सके। तो इसीलिए आप धीरे धीरे 10 मिनट के लिए वॉक कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको एक्सरसाइज वाला वॉक नहीं करना है, आपको धीरे धीरे चलना है, ताकि आप जल्दी जल्दी रिकवर हो सको। और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्रेसिंग। स्टिचेस की जगह पे ड्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि स्टिचेस के ऊपर कोई डार्ट जमा ना हो जाए, कोई मैल जमा ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इसलिए ड्रेसिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही ध्यान से, और डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे ही ड्रेसिंग करना चाहिए। ड्रेसिंग कैसे करना होता है ये डॉक्टर बहुत अच्छे से समझा देते हैं। जब आप हॉस्पिटल से घर आओगे उससे पहले डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि कैसे ड्रेसिंग किया जाता है। लेकिन आप खुद ड्रेसिंग नहीं कर सकते हो, मेरी माँ मेरी ड्रेसिंग किया कर देती थी। तो आपको बहुत ही ध्यान से ड्रेसिंग करना पड़ेगा, और डॉक्टर ने जैसे बोला है वो सारे स्टेप फॉलो करके ही ड्रेसिंग करना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक राइट डाइट फॉलो करना, ताकि आप जल्दी जल्दी रिकवर हो सको। स्टिच की जगह जल्दी जल्दी सूख जाए, इसके लिए आपके डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दिया है, जो भी खाने के लिए बोला है, वो सब कुछ आपको फॉलो करना चाहिए। एक राइट डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि स्टिच की जगह जल्दी जल्दी सूख जाए, आप जल्दी जल्दी रिकवर हो सको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपके डॉक्टर ने जो भी आपको डाइट दिया है वही फॉलो करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हो, तब आप उसके लिए एक नर्सिंग पिलो ज़रूर यूज़ करो। मैंने नर्सिंग पिलो यूज़ नहीं किया था, मैंने एक नॉर्मल लाइट पिलो यूज़ किया था। एक नॉर्मल लाइट पिलो भी आप यूज़ कर सकते हो नर्सिंग पिलो की जगह। अगर एक नॉर्मल लाइट पिलो भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो पिलो के ऊपर आप बेबी को लेके ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। मतलब आप पहले बैठो, फिर पिलो ले लो अपनी लैप में, उसके बाद अपने बेबी को गोद में लेके आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। इससे आपके स्टिच के ऊपर लग जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराओ, तब आप उसके लिए एक नर्सिंग पिलो ज़रूर यूज़ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके स्टिच की जगह पे आपको लग ना जाए। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ, कि आपको अगर छींक आ रही है या सर्दी खांसी हो गई है, आपको अगर खांसी हो रही है, तो पहले अपने हाथ से अपने बेली को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट योर स्टमक, एंड देन आप छींकिए या खांसिए। इससे क्या होगा, स्टिचेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और स्टिचेस खुल जाने का भी डर नहीं रहेगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, और सबसे खास बात, आपको पेन भी नहीं होगा, पेन थोड़ा कम होगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में ही मेरी एक दिन छींक आई थी आफ्टर सी सेक्शन। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था कि मैं रोने भी लग गई थी। तो जब भी आपको छींक आए या खांसी आए, तो पहले आप अपने बेली को सपोर्ट कीजिए, उसके बाद ही आप छींकिए या खांसिए। इससे स्टिचेस के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, आपको पेन भी बहुत कम होगा, और कोई हार्म होने का चांस भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप बैठो, अगर आप अपने बेबी को फीड कराने के लिए भी बैठ रहे हो, तब भी अपने पीठ में एक सपोर्ट लेके ही बैठो। अपने बैक में कोई पिलो लेके सपोर्ट देके ही बैठना चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन के दौरान हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो बहुत पेनफुल होता है। तो उस वजह से हमारे बैक पेन हो जाता है। अगर हम सपोर्ट लेके नहीं बैठेंगे तो वो बैक पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जब भी बैठो, अपने पीठ में कोई सपोर्ट लेके ही बैठो, ताकि आपका बैक पेन जो है वो थोड़ा बहुत कम हो।
एक और ख़ास बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे पिलो यूज़ करने से मना किया था। पहला 1 मंथ आफ्टर सी सेक्शन मैंने पिलो यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि पिलो यूज़ करने से बैक पेन और सिर का दर्द बढ़ जाता है। बैक पेन भी बढ़ जाता है और सिर में भी दर्द होने लगता है आफ्टर सी सेक्शन अगर आप पिलो यूज़ करोगे तो। मतलब सोते टाइम हम पिलो में सर रख के जो सोते हैं, वो पिलो हमें बिल्कुल मना कर दिया जाता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे खास मना कर दिया था कि 1 मंथ तक आप पिलो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, तो मैंने पिलो यूज़ नहीं किया था। पिलो यूज़ करने से आपका सर का दर्द और बैक पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड लास्ट मैं एक और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जिन जिन जगह पे इंजेक्शन किया जाता है वो जगह अगर फूल गया है तो आप वहाँ पे गर्म सेक दे सकते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जिन जिन जगह पे मुझे इंजेक्शन किया गया था, मतलब हाथ पे, यहाँ पे, तो वो जगह फूल गया था, नीला पड़ गया था और सूज भी गया था, तो बहुत पेन हो रहा था, मैं सो भी नहीं पा रही थी। तो मेरी माँ ने मुझे गर्म सेक किया था 2-3 दिन तक, तो मुझे बहुत रिलीफ मिला था, पेन से भी बहुत रिलीफ मिला था और मैं सो भी पा रही थी, तो पेन भी बहुत कम हो गया था और सूजन भी बहुत कम हो गया था। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के उस जगह पे आप गरम सेक दे सकते हो, बट हाँ, स्टिच की जगह पे नहीं। स्टिच की जगह पे ना तो आपको सेक देना है, ना ही कुछ लगाना है। हाँ, जिन जगह पे आपको इंजेक्शन किया गया है उन जगह पे अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के एक बार गरम सेक दे सकते हो सकता है आपको भी आराम मिल जाए। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि आफ्टर सी सेक्शन आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो डोंट टेक इट इजी। सी सेक्शन इज ए मेजर सर्जरी, ये बहुत ही मेजर सर्जरी होता है। आपको ये बहुत लोग बोलने को मिल जाएंगे कि सी सेक्शन हुआ है, इतना भी कोई खास बात नहीं है, आपको डॉक्टर ने जो बोला है वो सब कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे बोलने के लिए, लेकिन आपको उन सारी बातों को अनसुना करना है और आपके डॉक्टर ने आपको जो बोला है आपको वही मान के चलना है। आपको बिल्कुल भी ईजिली नहीं लेना है चीज़ों को, आपको बहुत ही ध्यान से अपना ध्यान रखना है। सेकंड जो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो ये है कि कोई भी भारी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है आफ्टर सी सेक्शन। कम से कम 6 महीने तक, या मैं तो बोलूँगी कम से कम 1 साल तक या उसके बाद भी। क्योंकि अगर कोई भी भारी चीज़ आप उठाओगे तो उससे 2 प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा जो बहुत हार्मफुल हो सकता है, और सेकेंडली आपके बैक पेन। जैसा कि मैंने कहा कि सी सेक्शन के दौरान हमें एक इंजेक्शन दिया जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से बैक पेन होता है और वो बहुत ही पेनफुल इंजेक्शन होता है। तो इसीलिए आफ्टर सी सेक्शन कोई भी भारी चीज़ उठाना हमें अवॉइड करना चाहिए कम से कम 1 साल तक। थर्ड जो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है झुक के कोई काम। मतलब झुक के अगर आप कुछ भी चीज़ उठाने जा रहे हो या झुक के आपको जो भी काम करना है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप आफ्टर सी सेक्शन कम से कम 6 महीने तक। क्योंकि अगर झुक के करोगे तो आपके स्टमक में प्रेशर पड़ेगा, अगर स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा तो आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा जो बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आफ्टर सी सेक्शन आपको ना ही झुक के कुछ काम करना है और ना ही कोई भारी चीज़ उठानी है। और इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है ताकि बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम में से बहुत सारे मॉम ये 2 गलतियां करते हैं, आफ्टर सी सेक्शन कोई भारी चीज़ उठाते हैं या फिर झुक के कोई काम करते हैं, जिस वजह से उनको बैक पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनको सी सेक्शन हुआ है उनको आफ्टर 40 एज के बाद उनको बैक पेन होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर आप आफ्टर सी सेक्शन ये सारे काम करने लगोगे, मतलब भारी कोई चीज़ उठाओगे, झुक के कोई काम करोगे, झुक के कोई भारी चीज़ उठाओगे, तो आपको अभी से बैक पेन होना शुरू कर देगा। तो इसीलिए झुक के कोई काम करना या भारी कोई चीज़ उठाना बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना चाहिए आफ्टर सी सेक्शन कम से कम 1 साल तक। आफ्टर सी सेक्शन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ आपको अवॉइड करना पड़ेगा कम से कम 6 महीने तक। सी सेक्शन के बाद 6 महीने तक आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना या नीचे आना ये आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे ऑफकोर्स स्टिचेस में प्रेशर पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए 6 महीने तक बोला जाता है कि आपको सीढ़ियाँ अवॉइड करना चाहिए। एंड लास्ट, बिना पीठ में सपोर्ट लिए आप बहुत देर तक बैठे हुए हो या फिर बहुत देर तक आप खड़े हुए हो, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना पड़ेगा कम से कम 6 महीने तक, वरना बैक पेन आपको होगा ही होगा।
तो इसलिए कम से कम 6 महीने तक बिना पीठ में सपोर्ट लिया बैठे हुए हो या फिर बहुत देर तक खड़े हुए हो, ये सब कुछ आपको आफ्टर सी सेक्शन अवॉइड करना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा कम से कम 6 महीने तक, वो ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको आफ्टर सी सेक्शन कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लो कि कब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो और क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आफ्टर सी सेक्शन आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, सब एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लो कि आफ्टर सी सेक्शन आपको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए और कब से स्टार्ट करना चाहिए, तभी से आप स्टार्ट कर सकते हो और वही आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है आफ्टर सी सेक्शन। सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद हमें इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना हमें बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो, क्योंकि जो मैं हमेशा बोलती हूँ मैं फिर से वही बोलूँगी कि एक स्वस्थ माँ ही एक बच्चे को स्वस्थ रख सकती है। तो इसलिए प्लीज़ पहले आप अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, तभी आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाओगे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स तक पहुंचाइए, ताकि वो मॉम्स मोटिवेट हो और अपने आप का ध्यान रखें। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।